अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। इमरान खान एक बार फिर इलेक्शन कमीशन से नाला है। 2013 के इलेक्शन के बाद भी वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ थे। तब उन्होंने भरपूर मुहिम चलाई थी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। अब भी वो इलेक्शन कमिश्नर को जानिबदार समझते हैं और उनसे इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि तब वो इंतखाब के बाद इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हुए थे और अब की बार इंतखाबात से पहले ही इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हैं। और ये पहलू भी अहम है कि मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर इमरान खान की जमात के खिलाफ गैर कानूनी फंडिंग का केस भी सुन रहा है, जिसका फैसला आने के करीब है। और एक और अहम इशू ये भी है कि इमरान खान ने इस्लामाबाद हकीकी आज़ादी के लिए कारकुनों को लॉन्ग मार्च के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया है, जिसकी कॉल वो किसी भी वक्त दे सकते हैं। ये लॉन्ग मार्च इलेक्शन कमीशन के खिलाफ होगा या फिर हुकूमत के खिलाफ, इसका तयन वक्त करेगा। एक और अहम मामला यह है कि मुताल्लिका इदारों और फोरम्स की तमाम तरदीद के बावजूद इमरान खान बज़िद हैं कि उनको बैरूनी साजिश के तहत हटाया गया है। उन्होंने 38वीं कौमी सलामती कमेटी के इजलास के एलामिये को अपने मौक़िफ़ की तौसीक़ करार दिया है। सवाल यह है कि इमरान खान इस सिलसिले में आखिर किसका फैसला मानेंगे। इन्हीं निकात पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही प्रेस्टीजियस पैनल मौजूद है। मुझे कर रहे हैं शहजाद चौधरी साहब, पीजे मीर साहब और साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ शहजाद साहब मैं आपसे करूंगी। इलेक्शन कमीशन पर तनकीद हो रही है एक इदारे पर। गुज़िश्ता एक महीने के अगर मामला देखें, वो पार्लियामान के अंदर के मामलात हों जो अदालत में गए, आइन शिकनी कहलाए गए मामला सदर के पास जाएं जो कि आइनी जिम्मेदारियां हैं, और पंजाब में देखें यहाँ पर भी जो आइनी मामलात और आइनी जिम्मेदारियां हैं, अपने अपने पार्लियामानी ईमानमानी जगहों पर मामला हल नहीं हो रहे, अदालतों में जा रहे हैं। इदारों पर तनकीद का सिलसिला शुरू हो गया है जो एक के बाद एक आगे बढ़ता नजर आ रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे दें, इलेक्शन कमीशन पर भरोसा नहीं और तनकीद, ये मामला प्रीएम्प्टिव है या रिएक्टिव है? देखिए, जिस किस्म की जो पॉपुलैरिटी मिली है इमरान खान साहब को, ख़ास तौर पे हुकूमत छोड़ने के बाद, जिस तरह उनके जलसे हुए हैं, जिस तरीके से लोग उनके गिर्द फिर से जमा हुए हैं, जो उनका बयानिया जिस तरीके से कामयाब तौर पर उन्होंने उसको पेश किया है, और ये कुछ अरसा से इस बयानिए को बिल्ड करके यहाँ तक ला रहे थे, तो इस बयानिए को जिस तरह उन्होंने सेल किया है लोगों को, और बहुत से लोग उनके इर्द गिर्द जमा हो गए हैं, तो लगता तो यूँ है कि इस मोमेंटम के बाद इमरान खान साहब अब अपने आप को उस किस्म का एक शाहसवार समझ रहे हैं जिसके आगे कोई दुनिया की दूसरी ताकत खड़ी नहीं हो सकती है। कम से कम पाकिस्तान की हद तक तो कोई ताकत खड़ी नहीं हो सकती। इसलिए चाहे वो कभी इलेक्शन कमीशन को ललकारें या किसी इदारे को ललकारें या बैनुस्सतूर किसी और इदारे के सरबराह को ललकारें या आज की बैठी हुई हुकूमत को ललकारें, हर चीज़ लगता है कि उनके लिए कोशर हो गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब कोई इंसान पॉपुलैरिटी और ताकत जो कि अवाम से उनको हालत हासिल होती है, उसको वो किस तौर पे इस्तेमाल करता है। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि इमरान खान इतने पॉपुलर क्यों होना चाहिए। एक पॉपुलर लीडर हैं और उन्होंने पॉपुलैरिटी अपनी दिखाई है। उनका चेहरा, उनकी शख्सियत, उनका कहना, उनकी बातें लोगों के अंदर मानी जा रही हैं। इसलिए जाहिर है कि उनके पास एक अवामी ताकत का उनको एहसास होता है। इस ताकत को लेकिन इस्तेमाल किस तरीके से करना है, यहाँ पर इम्तिहान शुरू होता है उस शख्स का जिसको अल्लाह ताला इतनी ताकत अता फरमा देते हैं। उस ताकत को वो किस तरीके से इस्तेमाल करता है, क्या लोगों की भलाई के लिए, और सिर्फ लोगों की भलाई के लिए नहीं है। ये एक रियासत है, ये एक 22 करोड़ का मुल्क है, ये एक ऐसा मुल्क है जिसने बहुत मुश्किलात देखी हैं पिछले 75 साल में। अल्लाह का शुक्र है कि पहले 4 साल, अगर पहले 70 साल नहीं तो पिछले 4 साल जो थे उसके अंदर तो कम अज़ कम जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे, एक आज़ादी हमने ज़रूर सही होगी ना देखी होगी। उस वक्त तो हम आज़ाद होंगे ना, क्योंकि इमरान खान साहब खुद वज़ीर आज़म थे। तो कम अज़ कम उन 4 सालों के लिए उनकी वजह से तो मेरा ख्याल है कि हमें इस आज़ादी की इस नाम की कदर करनी चाहिए। मुझे यूँ लगता है कि उनके इर्द गिर्द का जो एक ग्रुप है वो शायद उनको सही तरीके से गाइड नहीं कर पा रहा। दूसरी बात, अभी आगे चल के हम बात करेंगे, हमें ये पता चलेगा, हम शायद इस पर भी बात करें कि क्या जो उनके मफरूज़ात हैं जिसके ऊपर वो अपने बयानिए को तश्कील देते हैं, उन मफरूज़ात में किस हद तक दुरुस्त हैं या किस हद तक उसके अंदर एक एग्जैजरेशन है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, उनके जो इतने लोग उनके करीब बैठे हैं, जो उनके गिर्द जमा हो जाते हैं, उनके परवाने जो हैं, वो शायद हमारी उनके मफरूज़ात को जो हमारी तनकीद हो या हमारा कोई इसको सच और ना सच के अंदर थोड़ा फ़र्क करने की जो तमीज़ है, वो शायद उसको ना पहचान पाएँ।
कल्ट, हम पॉपुलर पॉलिटिक्स से बढ़ के अब कल्ट पॉलिटिक्स में जा चुके हैं, और ये एक बेइंतहा खतरनाक चीज़ होती है किसी भी मुल्क के लिए। हमने ट्रंप के अंदर देखा, अमेरिका के अंदर क्या कुछ उसने अभी तक असरात ख़त्म नहीं हो रहे। यूरोप के अंदर बहुत अल्ट्रा राइट हुकूमतें आ गई, उनको असरात वहाँ पे देखे जा रहे हैं। तो ये बहुत ही, फ्रांस में आज इलेक्शन है, आप देखिएगा वहाँ पे, और हालांकि वो अल्ट्रा राइट वाली जो खातून है वो अपने आप को ऑलमोस्ट सेंटर राइट कर रही हैं, लेकिन उसके असरात फ्रांस में भी आप देखेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम आहिस्ता आहिस्ता उन खाइयों की तरफ जा रहे हैं जहां पर से शायद हम जैसा मुल्क शायद निकलने में फिर मुश्किल महसूस करे। पीजे मीर साहब, मैं सवाल तो उस मोमेंटम के सस्टेन पे करना चाह रही थी, मगर शहजाद साहब ने जब इसे पॉपुलर पॉलिटिक्स से कल्ट पॉलिटिक्स पर ले गए तो मेरा सवाल पीछे रह जाता है। अब कल्ट पॉलिटिक्स से आगे की बात करते हैं। इमरान खान साहब को जो पॉपुलैरिटी, लोग, बयानियां बाय किया जाता है, जो चीज़ें पिछले 8-10 साल में मिली, एक राय ये भी मौजूद है कि सपोर्ट पूरे सिस्टम ने किया, मुल्क के तमाम इदारों ने सपोर्ट किया जिस हद तक हो सकता था। मीडिया के अंदर से मुकम्मल और भरपूर सपोर्ट रही, यानी कि बाकी सब अगर एक तरफ तो उससे ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा सपोर्ट इमरान खान साहब को रही। क्या वो तमाम सपोर्ट आज भी मौजूद है? अवाम का सपोर्ट है, जो उनका कारकुन है, जो उनके लोग हैं, साथ खड़े हैं। आपके ख्याल में फिर यहाँ से आगे रास्ता क्या? आज वो एक इदारे को कहते हैं कि हट जाओ पीछे, तुम दुरुस्त नहीं हो, वो इस्तीफा दे दे। कल वो दूसरे इदारे को कहें कि तुम्हारा सरबराह ठीक नहीं, तुम इस्तीफा दे दो। परसों तीसरे इदारे को कहें तुम्हारी ज़रूरत नहीं। यहाँ के आईनी ओहदे ऑलरेडी हम देख रहे हैं जो PTI से मुंसलिक हैं, वो सिर्फ इमरान खान साहब की येस और नो पर काम कर रहे हैं। तो फिर रास्ता क्या है आगे? खड़े कहाँ होंगे हम चंद महीने बाद? देखिए, सबसे पहले तो आयशा, ये जो आपका प्रोग्राम का नाम है ना, फेस टू फेस, ये इन पॉलिटिशियंस को लगाना चाहिए। ये फेस टू फेस तो बैठते नहीं हैं, इसीलिए ये कोर्ट्स में चले जाते हैं दोनों। कभी एक जाता है, कभी दूसरा जाता है, और इंस्टेड ऑफ रिजॉल्विंग पार्लियामेंट्री इश्यूज इन द पार्लियामेंट, ये बाहर जाके थर्ड पार्टी को अंदर लेके आते हैं, और फिर बाद में कहते हैं इसमें मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। मुदाखलत होगी, क्योंकि जब आप एज अ पार्लियामेंट खुद मिल के काम नहीं करोगे तो फिर या आपके साथ इस्टेब्लिशमेंट आएगी या आपके साथ जुडिशरी आएगी, कोई ना कोई बीच में इंटरवीन करेगा। बिकॉज वो जिस तरह मैं बड़े माजरत से कहता हूँ, जिस तरह जनरल ज़िया ने एक लफ्ज़ एक सैंडी गॉल को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि आई कांट लेट द कंट्री गो टू द डॉग्स, एंड आई टोटली एग्री विद हिम। द कंट्री हैज़ टू रन, पोलिटिकल पार्टीज विल कम, पोलिटिकल पार्टीज विल गो। अब बात आती है इमरान खान का जो नैरेटिव है। देखें, ये आपके पुराने प्राइम मिनिस्टर्स जो भी ले लें, आप ले लें, लियाकत अली से ले लें, अयूब खान से ले लें, भुट्टो को ले लें, नवाज शरीफ को ले लें, ज़िया को ले लें, जनरल मुशर्रफ को ले लें, ये कैसे गए हैं बाहर? मुझे बताओ ना आप, इनका एग्जिट कहाँ से हुआ है? आर यू विद अस और नॉट विद अस? ये बिल्कुल होता है। मैं आपके शो में भी कहता हूँ, मुझे खुद एक CIA के ऑपरेटिव ने, सीनियर CIA का ऑपरेटिव जो आज इजराइल में काम कर रहा है, उसने मुझे बुलाया इस्लामाबाद, मुझे बताओ कि प्रेसिडेंट जरदारी को कैसे हटाएं हम। तो मैंने कहा, भाई आप अंग्रेजी में कि यू आर वेरी गुड इन द मैंगो ट्रेड, व्हाई डोंट यू डू व्हाट यू नीड टू बी डूइंग? तो कहते हैं नो दैट्स ओल्ड फैशन्ड। तो क्वेश्चन इज, ये सबसे पूछते हैं, फीलर्स लेते हैं, और उसके बाद जब ये देखते हैं कि कोई लीडर उनके मुताबिक काम नहीं कर रहा, ये बिल्कुल इंटरवीन करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सप्लीमेंट्री इसकी साथ ये है कि आप जो मर्जी कोशिश कर लें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोशिश कर ले, गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कर ले, कोई भी कर ले, इसके ऊपर आपको कोई सबूत नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हम एक वो हेडलेस हॉर्स के पीछे लगे हुए हैं, सबूत कोई नहीं मिलेगा। अब बात आती है कि इसका फिर जो आपका सवाल है, इसको अब हम रिजॉल्व कैसे करें? रिजॉल्व एक ही तरीके से होगा, एवरीबॉडी हैज टू सिट ऑन द टेबल एंड टॉक इट आउट एंड थॉरली टॉक इट आउट। 2 दफ़ा तो हो गई है ना, NSC की 2 मीटिंग्स हो गई हैं। अब द क्वेश्चन इज, वो तो NSC की होंगे, व्हाट अबाउट द पार्लियामेंटेरियंस? द पार्लियामेंटेरियंस हैव टू नो। हमें क्या पता है कि कल अगर देखो ना, आज आप कलामी की माजरत कलामी की माजरत, आप कहते हैं साथ बैठे हैं 4 साल बीइंग प्राइम मिनिस्टर, जब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो इस ऑपोजिशन के साथ एक सेकंड एक लम्हा चलने को तैयार नहीं थे, और वो बबांगे दोहल कहते थे, चाहे जलसा हो चाहे कुछ और हो, और NRO नहीं दूंगा, जिसको वो कहते रहे। आप बताएं, अब कल से खबर आ रही है जो कि इस्लामाबाद से हमारे चंद कलीग सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी भी शेयर कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की जानिब से कोशिश की गई आखिरी हफ्ते के अंदर 8-10 दिन में, 27 मार्च से पहले और बाद में, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से इसकी तस्दीक कर रहे हैं वहां के सहाफ़ी, राबता करके कि वोटिंग का हिस्सा ना बने, वो अदम एतमाद से हाथ उठा लिया जाए, मैं जल्द इंतखाबात की तरफ बढ़ जाऊंगा। यानी कि पैगाम रसानी आखिरी चंद दिनों में हुई। अब ये आपकी दोनों बातों का जवाब है। अगर साजिश थी तो उसके ऊपर एक ही वक्त में क्यों नहीं खड़े हो गया उस वक्त की हुकूमत
और वो 8-9 तारीख को ही खड़े हो जाना चाहिए था, जो कि वहां से जो मुरासला आया उसके आखिरी 3 लाइनों में ये सजेशन दी गई कि डिमार्च फौरन किया जाए, जिसको 25 दिन होल्ड किया गया। कुछ ऐसा नहीं किया गया। और फिर इस तरह का राब्ता इमरान खान साहब की जानिब से उन आखिरी 5 दिनों में कि जब कंफर्म था कि अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाएगी, तो फिर ये वो एनआरओ हुआ जो वो खुद देते नहीं थे और आखिरी वक्त में उनको जरूरत थी। तो भाई ये सियासतदान जब एक दूसरे को मुकम्मल माइनस कर देते हैं तो इनको कौन बिठाएगा इकट्ठा? फिर थर्ड पावर की तो जगह खुद है यहाँ पर। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। देखिए ना, वो तो फिर आपका एक लास्ट मिनट डिच किया है। इमरान शुड हैव हेल्ड द इलेक्शंस मच अर्लियर, इनको बिल्कुल। और आप ये जिस तरह आपने एयर मार्शल साहब ने बात की है, इनके कुछ एडवाइजर्स हैं जो कि मैं समझता हूँ कि इमरान को सही रास्ते पे नहीं लेके गए, और ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट एक मैं कहूँगा एक मिसहैप है, पॉलिटिकल मिसहैप जो कि हुआ है। आई टोटली एग्री जो आपने अपना एक वो जो आपके रिपोर्टर का नैरेटिव है, ये पहले आप कर लेते तो मैं समझता होता, बट आई डिडंट वेल आई से कि इमरान ने प्रॉबली ये एक्सेप्ट नहीं किया, या उसने ये सोचा नहीं कि ये नो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ही नेवर थॉट कि 13 पार्टीज इकट्ठी हो जाएंगी जो कि बेसिकली एक दूसरे से इख्तलाफ रखती हैं। तो ये बेसिकली जो मूवमेंट थी, ये पाकिस्तान की मूवमेंट नहीं है, ये इमरान सेंट्रिक मूवमेंट है। इमरान को हटा दिया। पहले तो बात थी ना जी महंगाई की, इसकी एम्प्लॉयमेंट की एंड ऑल दैट। कहाँ गई महंगाई? हु इज टॉकिंग अबाउट इट? कहाँ गई अनएम्प्लॉयमेंट? हु इज टॉकिंग अबाउट इट? द क्वेश्चन इज, ये भी आने से पहले शोर कर रहे थे, हाँ जी कोई विंडिक्टिवनेस नहीं, हम आगे जाएंगे, कोई ब्लेम नहीं करेंगे। वो फिर वही कहानी शुरू होगी, अभी हम ये करेंगे, वो ये है, वो ये। और भाई तुम्हारे पास साल का मैंडेट है, 5 साल का मैंडेट नहीं, आगे जाओ, वी नीड रिजल्ट्स फ्रॉम यू, सिंपल एज दैट। शहजाद साहब, जो पीजे बात करें इमरान सेंट्रिक मूवमेंट और कारकर्दगी, दोनों बातें एक तरफ रही, मैं फिर उस सवाल को वही लाऊंगी। इमरान खान साहब और पीटीआई जहां इस जगह है, 3.5-4 साल की कारकर्दगी तो कहीं डिस्कस नहीं हो रही, लेकिन खुद अपने बयानात अमरीकी साजिश के बयानिए से शुरू होकर, जिसको पीजे कह रहे हैं सबूत नहीं मिलेंगे, चलें सबूत नहीं है, लेकिन हमारे इदारे जो कि बेहतरीन एजेंसीज हैं वो हमें ये बता रही हैं कि साजिश का कोई मामला नहीं है। राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला आज कहते हैं कि कुरैशी साहब ने डिसाइफर हुए को जब पैराफ्रेज किया तो उसके अंदर मुदाखलत का लफ्ज़ ऐड किया। फवाद चौधरी साहब ये बयान देते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की नाराज़गी की वजह से हम आज हुकूमत में नहीं हैं, जिनसे गलती हुई वो अजाला करें, ये इमरान खान साहब कह रहे हैं। सर, हमें कहीं तो कंक्लूड करना है हुआ क्या? हमारी पूरी तारीख भरी हुई है इसी बात पर कि इसने उसके खिलाफ साजिश, उसकी इसके खिलाफ साजिश, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। क्लैरिटी नहीं है हमारे पूरे थॉट प्रोसेस में और हमारी प्रैक्टिकलिटी में। हम इसको भी इसी तरह छोड़ेंगे। जी सर। हाँ आयशा, ऐसा है कि सियासत बहुत तब्दील होकर रह गई है। किसी ज़माने में तकरीरों में, जलसों में, जो कि बहुत खाल होते थे, देर के बाद होते थे। भुट्टो साहब के जलसे एक दिन लाहौर में है, एक दिन कहीं और, या कुछ अरसे बाद होता था। अब ये जो सोशल मीडिया है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसने परवेसिव कर दिया है। यानी आप अपनी कहानी हर वक्त और हर तरह से बयान कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया को देख लें, इमरान खान तो एक मरतबा तकरीर करता है, उस तकरीर की कोई 100 या 150 किस्म की मुख्तलिफ तरीक़ों से उसका अदा किया जाता है। इसका मतलब है कि बयानिया बिल्ड करना बहुत आसान हो गया है। उस बयानिए को ज़रूरी नहीं कि वो सच्ची की बुनियाद पे हो, वो कोई भी बयानिया हो सकता है। जब आप जितनी मरतबा उसको बोलेंगे, ज़्यादा बोलेंगे बात को, तो वो लोगों के दिलों में घर करती जाएगी और वो समझेंगे कि इसी की बुनियाद पे। तो मैं ये कहा करता हूँ कि ये जो सारा किस्सा है, इसकी बुनियाद कुछ नहीं है, बगैर बुनियाद के एक पहाड़ खड़ा कर दिया गया। बुनियाद हो या बहुत ही मामूली बुनियाद हो, लेकिन एक पहाड़ बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से वो जो बुनियाद वो भी छुप गई है। अब किसी को समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। तो मसला क्या हुआ कि इस किस्म की माहौल के अंदर, जहाँ पर सियासत को एक मुख्तलिफ शक्ल में, मुख्तलिफ पैराए में ले जाना इतना आसान हो चुका हुआ है, सियासत की जो नौयत है वो भी डेंजरस हो गई है। यानी मिसाल के तौर पे अगर आप आज की पाकिस्तान की सियासत देखें तो मेरी नज़र में 2 मुख्तलिफ सोचों के दरमियान में है। एक इमरान खान का वो है जहाँ पर वो समझते हैं कि मैं ड्राइव कर सकता हूँ, मैं जोर लगा के ख़त्म करके रख सकता हूँ, और एक कन्वेंशनल पॉलिटिक्स है जो कह रहे हैं कि हमने आज तक जिस तरीके से सियासत की, हम उसी तरीके से सियासत करेंगे, ऐसे ही चलेंगे, हमारी पार्लियामेंट के अंदर मेजॉरिटी है, हम उसको लेके चलेंगे। और तमाम के तमाम इदारे और पाकिस्तान समेत हम एक मुख्तलिफ शक्ल को देख रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे, क्योंकि ये इनका टकराव दोनों सूरतों में बढ़ता जा रहा है। इमरान खान का बयानिया क्या कहता है कि फौरन इलेक्शन होने चाहिए और मैं जोर लगाऊंगा और मैं करवा के छोड़ूंगा, क्योंकि इस वक्त उनकी जो अना है उसकी तस्कीन, या उनके सियासी जो सोच है उसकी तस्कीन उस तरह होती है कि इलेक्शन फौरन हो और वो इस पॉपुलैरिटी की बुनियाद पे जीते। ये लोग जो हैं ये कहते हैं कि इलेक्शन अगर हमने अभी करवा लिए
तो फिर तो हम मारे गए, क्योंकि इस किस्म की पॉपुलैरिटी के साथ इमरान खान तो हमें ले डूबेगा। इसलिए बेहतर है कि कुछ ना कुछ अपने फायदे भी ले लो, 3, 4, 6 महीने, 8 महीने जितनी चलती है, और साथ ही साथ ये जो प्रेशर बिल्डअप हुआ है इसको किस तरीके से डाइल्यूट हो जाने दो। अब इन दो, जैसे कहता हूं, बैटल ऑफ विट्स हैं ये दोनों साइड पे, कि कब शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत के टांगे कांपती हैं। मैं काम पे टांग नहीं कहता, लेकिन टांगे कांपती हैं। शहजाद साहब, कतई कलामी की माजरत, तो इन दो के दरमियान ये रिफ्ट है, ये जो फासला है, ये खत्म कैसे होगा? किसी थर्ड वन को आके करना पड़ेगा, और या फिर इन दोनों का जो फासला है या आपस का झगड़ा है, इसका मलबा ही किसी तीसरे पे गिर जाएगा? नहीं, कमाल की चीज़ है। देखिए, मैं आप उसी बात की तरफ आ रहे हैं। इन्होंने जुडिशरी को, यानी इस बयानिए ने, इस किस्म की सोच ने जुडिशरी को बिल्कुल, जिसे कहते हैं कि एक तरफ करके खड़ा कर दिया, स्केयर कर दिया। खामोश हो जाओ, कुछ ऐसी चीज़ में मत घुसो जिसमें सियासी नौयत के मुकदमात हों। हम सियासी नौयत के मुकदमात में दाखिल नहीं होना चाहते, कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे। चीफ जस्टिस ने रिसेंटली, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन दी कि आप खड़े होकर 1500 बंदे इकट्ठा करके हमें जलील कर देते हैं अगले दिन हमारे फैसलों के ऊपर। फौज के ऊपर इतना प्रेशर पड़ा कि फौज न्यूट्रल होना चाहती है। अच्छा, अब मेरा और आपका सवाल ये होगा कि इस सारी सूरत में मुल्क को बचाने वाला आर्बिटर कौन है? पहले तो अदलिया और फौज मिलकर कुछ ना कुछ मामला निकाल लेते थे, जहां पे सियासत आपस में सींग फंसा बैठती थी, पार्लियामेंट में काम नहीं हो पाता था, इनके पास एबिलिटी नहीं थी अपने मामलात को हल करने की, तो वो दोनों मिलकर कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेते थे। 90 की दहाई इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है, वो कि उस वक्त प्रेसिडेंट का जो रोल है वो भी एक बड़ा जाना पहचाना 58(2)B के हिसाब से रोल था। अब जो होगा, मेरी नज़र के अंदर अब हम उस दौर में दाखिल हो रहे हैं जहां पर कि खुदा न खास्ता 90 की दहाई से ज्यादा बड़ा, या हम हादसा होने देंगे और ये टकराव खून बहा देगा, या उसको रोकने के लिए जब कोई अंदर आएगा तो फिर वो 70 और 80 की कहानी शुरू हो जाएगी, जिससे हम मुश्किल से बच के निकले हैं। तो पाकिस्तान के लिए नुकसान ही नुकसान है, जब तक के इमरान खान और इनकी जो टीम और इनके लोग और इनके जो पैरोकार हैं वो अपने आप को ये नहीं समझाते कि हम अपनी एक पाव गोश्त के लिए पूरी की पूरी खुदा न खास्ता पाकिस्तान की जो मुकम्मल गाय है इसको ज़बा करने जा रहे हैं। ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। ये इस तरफ आते हैं, लेकिन कंवर दिलशाद साहब आपकी तरफ आऊंगी। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के साथ जो टकराव की कैफियत है, एक मामला नहीं है, एक्सेप्टेबल ही नहीं है पीटीआई को, इमरान खान साहब को। वो कहते हैं इस्तीफा दे, फॉरेन फंडिंग केस खड़ा है, हल्का बंदियों का मामला है। समअप कीजिएगा कि खौफ किस बात का है? क्या वाकई इलेक्शन कमीशन, आपकी राय में आप समझ रहे हैं कि जो इमरान खान साहब का अपना लगाया हुआ है वो बायस्ड दिखता है? क्यों प्रॉब्लम हो रही है इस कदर? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पर इस तरह के बयानात, हार्श गुफ्तगू करना, तनकीद करना, उनको तज़हीक करना, उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ रहा। वो ज़ाहिर उन्हें अपना काम आइन और कानून के दायरे में रहकर वो काम कर रहे हैं, प्रोसीडिंग चल रही है। और सबसे बड़ी, ठीक है, इमरान खान साहब हैं, वो फॉरेन फंडिंग केस के बारे में बहुत रंजीदा भी हैं, परेशान भी हैं, फिक्रमंद भी हैं। तकरीबन 6-7 साल से उनके एडवाइजरों ने उनको हकायत को बयान नहीं किया। अब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया जिस पर उन्होंने रिजेक्ट किया असद उमर की रिट पिटीशन को, उसके ऊपर इमरान खान की आंखें खुल गई। उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जनाब, ये जब फॉरेन फंडिंग का, ममनुआ फंडिंग का जो मामला अगर सबूत मिल जाते हैं, साबित हो जाता है, तो फिर पार्टी की जो है रजिस्ट्रेशन और इसके चेयरमैन जो है वो भी मुतासर हो सकते हैं। और साथ उन्होंने ये भी फैसला लिखा कि जब ये तमाम चीज़ें सामने आएंगी तो फिर आर्टिकल 17 पर भी निगाह रखनी चाहिए। अब आर्टिकल 17 बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 17 ये कहता है कि अगर कोई पार्टी ममनुआ फंडिंग हासिल कर रही हो तो उसको वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन नहीं, वफाकी हुकूमत जो है उस पार्टी को गैर कानूनी करारदम करार दे सकता है, वो भी मशरूत किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के साथ। अब ये सारे मामले इलेक्शन कमीशन 7-8 साल से ये मामला चलता रहा है, अब ये फाइनल स्टेज पर है। इनके बहुत टॉप क्लास के अनवर मंसूर साहब जो हैं, जो केस को डिफेंड कर रहे हैं, तारीख चल रहे हैं, जज रहे हैं, उन्होंने खुद कहा है, इतराफ़ किया है कि जनाब आपके पास तो इतना ही इख्तियार है ना कि जो ममनुआ फंडिंग जो साबित हो गई है, स्टेट बैंक की रिपोर्ट भी आ गई है, सब कुछ आ गया है, तो फिर आप उसको जब्त कर रहे हैं, हमें तो कोई इतराज़ नहीं। अब बात तो उन्होंने बड़ी सादगी से कह दी अनवर मंसूर साहब ने कि जब्त कर ले आप। अब एक ऐसी पार्टी जिसका ये साबित हो जाए कि ममनुआ फंडिंग हासिल की है और वो साबित हो जाए, तो फिर वो जब इलेक्शन कमीशन ने जब्त कर लेना इख्तियारात हैं, सेक्शन 204 के तहत स्टेट बैंक पाकिस्तान के हवाले कर दी जाती है। लेकिन जब ममनुआ फंडिंग आर्टिकल 17 से टकराव होता है
जिसमें लिखा हुआ है ऐसी पार्टी जो कि ममनुआ फंडिंग हासिल कर रही है, तो वो उस पर आर्टिकल 17 नाफिज हो सकता है। तो फिर जो वफाकी हुकूमत जो है उस पार्टी के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, करारदाद करार दे सकती है, और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को केस रेफर कर सकती है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास इतना ही इख्तियार ही है ना कि ममनुआ फंडिंग जब्त कर दे, लेकिन अगर थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन आगे की तरफ बढ़े तो उनके पास एक इख्तियार है। वो इख्तियार ये है कि सेक्शन 215 में लिखा गया कि ऐसी पार्टी जो ममनुआ फंडिंग का जब्त हो जाए तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उस पार्टी का सिंबल वापस ले सकता है, उस पार्टी की रजिस्ट्रेशन तहलील कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है। पार्टी तो बरकरार रहेगी, पार्टी तो अपनी स्टैंड करते रहेगी, लेकिन पार्टी की जो रजिस्ट्रेशन है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में वो वापस ले ली जाएगी, सिंबल वापस ले ली जाएगी। कमर दिलशाद साहब, फतेह कलामी की माजरत आप जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसका मतलब इसके पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस हैं क्या? उन्हीं को देखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब इस कदर एक्सट्रीम पर उनके खिलाफ बयानात दे रहे हैं और उनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, तो फिर उनका ये मुतालबा के साथ बाकी सियासी जमातों, नून लीग, पीपल्स पार्टी और उनके अकाउंट्स की भी स्क्रूटनी हो, तो ये बजा नहीं है कि एक जमात हो रही हो सबके साथ ही हो? देखो, इमरान खान साहब पार्टी के चेयरमैन हैं, पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो वो अगर इलेक्शन कमीशन को जो मर्जी कह दें, इलेक्शन कमीशन ने तो उनके कहने पे आप ये बेशक 2 लाख 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख आदमी इस्लामाबाद में ले आए और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से कहें आप इस्तीफा दे दें, तो इलेक्शन कमीशन इस्तीफा देने का रवादार नहीं है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, उसके तरीकाकार है। उसका तरीकाकार ये कि आइन के आर्टिकल 209 के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के खिलाफ जो है वो आप बाकायदा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आप रेफरेंस भिजवा सकते हैं, प्रेसिडेंट पाकिस्तान के जरिए वो जा सकता है, तो वहां पर इलेक्शन कमीशन ये हुकूमत ही भिजवा सकती है या कोई सियासी जमात का सरबराह भी भेज सकता है? नहीं, वो सियासी जमात का तो नहीं होगा। अब ये कल को कोई 50 लाख आदमी लेकर सुप्रीम कोर्ट की इमारत को तहस नहस कर दें और कहें चीफ जस्टिस साहब अपना इस्तीफा दे, हम तो नहीं, जब तक आप इस्तीफा देंगे हम आपकी इमारत पर कब्जा कर लेंगे, तो फिर आगे इख्तियारात हैं, इमरान खान को ही पता है। फिर सुप्रीम कोर्ट के पास आगे इख्तियारात है 190 अफवाज पाकिस्तान को तलब करना, चीफ ऑफ द आर्मी को तलब करना, ये उनके पास इख्तियारात है 190 के तहत। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास आर्टिकल 222 है जिसके तहत वो आर्मी चीफ को खत लिख सकते हैं कि हमारी हिफाजत करें। तो ये सारी चीजें आईने दी हुई हैं, आईने हर इदारे को बचाने का तरीका बताया हुआ है, लेकिन वो नौबत अगर आएगी तो आर्टिकल 222 भी इस्तेमाल हो जाएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट पर नौबत आई तो 190 भी इस्तेमाल हो सकता है। तो ये हंगामों से, जुलूसों से, ये 50 लाख आदमी ले आए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी हिफाजत करना आर्मी का काम है, आर्मी इदारों को बचाएगी, उनकी इमारतों को बचाएंगी, उनकी शख्सियात को बचाएंगी। सर, अभी ये जब हम बात कर रहे हैं तो पीटीआई से फवाद चौधरी साहब भी सोशल मीडिया पे कह रहे हैं 26 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर एहतजाज की कॉल दे रही है पीटीआई, तो ये उनका फिर डेमोक्रेटिक राइट है, वो करें एहतजाज। फवाद चौधरी सारा खानदान ले आए ना, फवाद चौधरी साहब जो है ना वो सारा खानदान, वो जेलम का सारा खानदान ले आए, पूरा खानदान ले आए, पूरा जेलम उठा के ले आए, तो उसमें क्या असर पड़ेगा इलेक्शन कमीशन का? ठीक हो गया, नहीं पड़ेगा, पूरा जेलम उठा के ले आए। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ये बताइए इलेक्शन क्या आर्मी सोच पड़ी है, आर्मी जाकर हमला हो गया, वो सोच पड़ी रही, तो फवाद चौधरी 5 लाख आदमी ले आए इलेक्शन पाकिस्तान के पास। एक पॉइंट कमर दिलशाद साहब क्लियर हो गया है कि आईन और कानून मौजूद है और आईन और कानून को अपहेल्ड किया जाएगा। आर्टिकल 190 भी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास भी सेक्शंस मौजूद हैं। देखना यह है कि इमरान खान साहब क्या वाकई कोई अनफोर्सीन सिचुएशन क्रिएट करना चाह रहे हैं, मामला किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं, और हमारे बाकी पैनलिस्ट इस पर क्या राय रखते हैं, जानेंगे इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे, गुफ्तगू वहीं से आगे बढ़ाते हैं। पीजे साहब ये फरमाइएगा कि अब जो अभी जिस तरह कमर दिलशाद साहब एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कोई कुछ भी कर ले, इदारों के अपने इख्तियारात हैं, आईन और कानून मौजूद है, उसे अपहेल्ड किया जाएगा। शेख रशीद साहब मुसलसल झाड़ू फिरने की बात कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने जलसों में ये भी कहा कि ये ना हुआ तो वो हो जाएगा, सड़कों पर एक अनारकी क्योस की बातें खुद लीडर्स इस वक्त कर रहे हैं। क्या आपके ख्याल में हालात वाकई अनफोर्सिन सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं? पीटीआई कोई क्योस अनारकी क्रिएट करना चाह रही है टू बिल्ड मोर प्रेशर? देखें, जो कंवर साहब ने बात की है बिल्कुल ठीक है। इलेक्शन कमीशन के अपने लॉज हैं, रूल्स हैं, और उसके तहत उन्होंने चलना है, और वेदर ABC कोई भी आ जाए तो उन्होंने वो चेंज नहीं होंगे। दे हैव टू गो बाय द लॉ एंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन।
अब द क्वेश्चन इज कि या हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना है या कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लाउट करना है। इस वक्त जो पीटीआई है जो कि ऑपोजिशन है, वो बेसिकली बिल्कुल उनका राइट है। जिस तरह मैंने पहले कहा था कि आज की जो गवर्नमेंट है, कल की जो अपोजिशन थी, ये उनका भी हक था कि बिल्कुल आए रोड पे, जो भी आपने करना है। लेकिन यहाँ सवाल जो उठता है, जो प्राइमरी सवाल है कि हम एक ऐसे पेंडोरा बॉक्स को खोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसके बाद मैं नहीं समझता हूँ कि 190 के अलावा और कोई चारा होगा आपके पास। अल्लाह ना करे ये हो, लेकिन दैट इज़ द वे वी आर हेडिंग। क्योंकि जब आप एक डिफेंस मोड में आप हो तो उसके दो इलाज हैं, या तो 190 लगा दो या आप अर्ली इलेक्शंस करा दो एंड देन यू डिफ्यूज़ द होल सिचुएशन। फिर उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिसके पास मैंडेट, देखो ना, बात तो 1.5 साल की है, बात 5 साल की तो है। पीजे कतर कलामी की माजरत, अर्ली इलेक्शन किस तरह से एक ऑप्शन बनेगा जब आपको इलेक्शन कमीशन पर ट्रस्ट नहीं है? अभी हल्का बंदियों के मामला दरमियान में, इंतखाबी इस्लाहात दरमियान में है। क्या अर्ली इलेक्शन ऑप्शन बन सकता है इस पूरी सिचुएशन में, जिस इलेक्शन कमीशन को आप मुस्ताफी होने का कह रहे हैं? देखें, नंबर 1, इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ इलेक्शन कराना है। ये 4-5 साल बैठती है, इसको तैयार होना चाहिए। ये नहीं है कि लास्ट मिनट .com पे कहें जी हम तैयारी नहीं कर सकते, ये नहीं। व्हाई नॉट? आपको तनख्वाह किस चीज़ की मिल रही है? आप करें काम आपका, और आपके अंदर जो मुदाखलत करता है आप उसको कहें गेट लॉस्ट। आप अपना काम करें, लेट द अदर्स प्रोटेस्ट एंड डू व्हाट दे लाइक। आपको रेडी होना चाहिए। हम तो, हमारी सियासत के अंदर डेली गवर्नमेंट जा रही है, डेली गवर्नमेंट आ रही है, डेली गवर्नमेंट वो वहाँ भाग रहा है, ये जा रहा है। आपको तो तैयार होना चाहिए कि किसी वक्त भी इलेक्शंस आपको कहा जा सकता है कि आप इलेक्शन कराएं, तो आप अपना काम करें। द क्वेश्चन इज, इस वक्त सारा जो मामला, एक जो वो बैल फंस गया है, वो बैल फंस गया है एक इलेक्शन के ऊपर, वो बैल फंस गया है एक नैरेटिव के ऊपर। अब उस नैरेटिव को, जिस तरह मैंने पहले कहा, आपको कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज कोवर्ट ऑपरेशंस के बाद हमेशा जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, डिसइंफॉर्मेशन। आपको कोई इसको क्लेम नहीं करेगा, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं समझता हूँ एनएससी ने बड़ा अच्छा काम किया है, डिप्लोमेटिकली उसको हैंडल किया है, और जो डिमार्च की बात की है वो एक डिप्लोमेटिक एक नॉर्म के साथ चल गए। अब हमने चलना है आगे। हम कब तक इसको बैश करेंगे अमेरिका को, कब तक किसी और मुल्क को बैश करेंगे? ये हमने सोचना है, ये अमेरिकन ने नहीं सोचना। उन्होंने जो करना है वो करते रहेंगे। मैं कंवर साहब आती हूँ, कंवर साहब मैं आती हूँ आपकी जानिब। जी मैं ये बताता हूँ कि नहीं, मैं बात सुनिए। जी कहिए, जी कंवर साहब कहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहिए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इमरान खान को सही मायनों में हकायक बयान नहीं कर रहे। मैं चंद रोज में इमरान खान से मुलाकात कर रहा हूँ। मैंने इमरान खान साहब को बताना है कि जो आपके जो साबिक मिनिस्टर हैं, ये किसके इशारे पर इदारों से लड़ाई करना चाहते हैं और किसके इशारे पर ये इदारों के खिलाफ बातें कर रहे हैं। और आपको सारी चीजें मैंने बता रही है इमरान खान साहब को। उनका मुझे मैसेज आ गया है उनके दोस्तों के जरिए कि जनाब मुझे आके आप टाइम निकाले, हम मुलाकात। मैं सारी बातें उनको बताऊंगा कि आपके जो मिनिस्टर जो हैं, ये साबिक मिनिस्टर किस अंदाज पे चल रहे हैं, किसके इशारे पर चल रहे हैं और किस तरह किस राह पे आपको लेके जा रहे हैं। और आप ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, हम यही पूछेंगे उनसे कि जनाब इलेक्शन कमीशन ने आपको 16 खत लिखे, हमने डिलिमिटेशन के हवाले से आर्टिकल 51 में तरमीम कर ले, आपने किसी खत का जवाब नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने आपको 12 खत लिखे कि फाटा में सीटें कम हो गई हैं, 6 सीटें, उसके लिए आइन के आर्टिकल 51 में तरमीम कर लें, आपने कोई जवाब नहीं दिया। अब आपके मिनिस्टर इलेक्शन कमीशन पर हमला कर रहे हैं। फॉरेन फंडिंग केस के बारे में आपके वकला ने केस को खराब किया, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने आपको अंधेरे में रखा, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने आपसे सही बात दस्तखत करवा लिए, गलत दस्तखत करवा लिए, उसको सही हकायक बयान नहीं किए, गलती आपके चार्टर्ड अकाउंटेंटों की है। तो ये सारी बातें मैंने उनको बतानी है ताकि ये अफसाद चौधरी साहब को मालूम हो जाएगा कि इदारों पे हमला करने के नताइज क्या होते हैं। ये सारी बातें मैंने इमरान खान साहब को बतानी है। जी, और जरूर आपसे जानेंगे कि वो आपको क्या जवाब देते हैं। जी पीजे प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। ये बड़ी अच्छी बात की है, कंवर साहब ने ज़बरदस्त बात की है, बिकॉज ही शुड बी अप्राइज्ड कि कौन कौन से लोग मिसगाइड करते हैं, कौन कौन से लोग काम ठीक नहीं करते हैं। वेल डन कंवर साहब, एंड यू नो यू विल बी डूइंग अ ग्रेट सर्विस टू द पार्टी एंड टू द कंट्री। अब जनाब यहाँ बात आती है कि आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, सारों के ईगोज बहुत ऊपर चढ़ गए हैं और अब वहाँ से भी प्रोवोकेशन आ रही है, यहाँ से रिएक्शन आ रहा है। कोई एक वज़ीर यहाँ से बयान देता है, एक वज़ीर इधर से देता है। मैंने ख़ुद नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाके कहा, मैं कहा यार आप पीस मांगते हैं, पैसिफिकेशन चाहते हैं, ये बाहर आपके ये जो वज़रा हैं और ये जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, ये किस किस्म के बयान दे रहे हैं?
हाँ मैं इनसे बात करूंगा। मैं कहा जी बात नहीं करेंगे, आप ज़रा सख्त हाथ रखें इनके ऊपर। यही इमरान को भी मैंने कहा, और यार खुदा के लिए आप इतनी, हम देखो हमें हिंदुस्तान की ज़रूरत है कोई लड़ने की, जब हम आपस में इस तरह लड़ रहे हैं, हमें क्या जरूरत है किसी और से लड़ने की। शहजाद चौधरी साहब जिसे 2 मिनट का काम कह रहे हैं और खुद कहा कि इतना रिफ्ट है, इतना तनाव है कि किसी ना किसी थर्ड पार्टी को आना पड़ता है। मेरा आपसे सवाल ये, तो लॉन्ग मार्च की कॉल देने जा रहे हैं ईद के बाद गालबन 15-20 दिन में या अगले महीने में, तो सर ये तसादुम और टकराव में बात फिर वही है, पीटीआई कहती है हमें दीवार से ना लगाओ, फिर जो पीटीआई बयान देती है उसमें इदारे दीवार से लग रहे हैं, मुल्क किस तरफ जाएगा? क्या वाकई 2 मिनट में मसला हल हो सकता है? तो सर कोई तरकीब बताएं, समझ से बाहर है। देखिए, मेरी जैसा मैं पहले कह रहा था, एक ग्रुप ऐसा है जिसने इमरान खान को ये बताया कि आप ये जो ख़तरा है ना, जो कंट्रोवर्सी है या जो कन्फ्रंटेशन का जो ख़तरा है, इसको बस उठा के रखें, यानी इसका ये कहें कि खून बहने लगा है, और इस खुदा न खासा हम उस लेवल पे ले जाएंगे जहाँ पे एक खूनी टकराव होगा और जो माशरा है, जो पाकिस्तान है, ये एक सिविल वॉर में चला जाएगा। और एक ऐसा मुल्क जो कि पिछले 40 साल से एक जंग में रहा है, जहाँ के लीडरान, जहाँ की फ़ौज एक जंग लड़ते रहे हैं, वो अब खौफजदा है कि हम पाकिस्तान को इतना डिस्टेबलाइज नहीं कर सकते, इसलिए वो गिव इन कर देंगे और जो आपकी बात होगी वो हावी हो जाएगी। ये एक पैगाम दिया जा रहा है एक ग्रोह की तरफ से। दूसरा ग्रोह जो है वो देखता है कि खान तो इस वक्त बड़े सख्त घोड़े पे सवार है, इस वक्त तो इस खुददारी के घोड़े पे, उसको खुददारी के घोड़े पे चढ़ा के अमेरिका के साथ टकराव करवा दिया कि हम नॉर्थ कोरिया क्यों नहीं बन सकते, हम ईरान क्यों नहीं बन सकते, हम वो बाकी वेनेजुएला क्यों नहीं बन सकते। अच्छा, ये नहीं रियलाइज, उसको पता तो सबको है कि फैटफ की वजह से, IMF की वजह से, किसी तरह, अगर आज इमरान खान वापस आ जाए तो उसके वजीर फिर IMF के पास पहुंचे होंगे क्योंकि कल के पर खर्च करने के लिए पैसे नहीं है पाकिस्तान के पास। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो ग्रुप्स हैं जो कि इमरान खान साहब को लेकर चल रहे हैं, अब कोई तीसरा ग्रोह भी है, ये भी मेरे से सुन लीजिए। वो तीसरा ग्रोह वो कहता है कि इमरान खान बस थोड़ा सा रह गया, उसके बाद ये PTI हमारे पास आ जाएगी। PTI एज अ पार्टी के हकदार बैठे हुए लोग इंतजार में हैं कि इमरान खान कब सीन से मुकम्मल तौर पर हटेगा और पार्टी हमारी जो गोद में आ गिरेगी। तो इस किस्म के 3 ग्रोह इस पार्टी को एक बिल्कुल से ही मुख्तलिफ और अपोजिट साइड्स पे लेकर चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये पार्टी, उसके फॉलोअर्स इमरान खान से मोहब्बत करने वाले, इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान एक नेक नीयत आदमी है, लेकिन उसकी जो टीम थी, उसके जो क्लिक था, जो उसके करीब लोग थे, उन्होंने उसको सत्यानाश करके रख दिया। इसका तरीका क्या होगा? अगर इमरान खान को कोई, चाहे कंवर दिलशाद साहब चले जाएं, कोई और चला जाए, अगर अकल नहीं दे सकता कोई, तो फिर हम टकराव की कैफियत में जब जाएंगे तो खुदा न खास्ता ये याद रखें, इस मुल्क से बड़ा ना इमरान खान है, ना उसके फॉलोअर्स हैं, ना कोई और है। अगर हमने 40 साल लड़ के इस मुल्क को दुश्मनों से बचा लिया है तो हमें अपनों से तो बचाना है। इसको मुल्क को आता ही है, इंशाल्लाह इस मुल्क को कोई हम नुकसान नहीं आने दें। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। कंवर दिलशाद साहब, बड़ा क्विकली मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो पंजाब का मामला है, हमने देखा किस तरह से सदर साहब ने रिस्पॉन्ड किया आइन को, स्पीकर असेंबली, डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली ने रिस्पॉन्ड किया, किस तरह पंजाब में आइनी मामला चले। गवर्नर साहब ने एक रिपोर्ट भेजी है सदर को जिसमें वो इलेक्शन पंजाब का जो हुआ है उसे टेम्पर्ड इलेक्शन कह रहे हैं, सेकंड शेड्यूल की खिलाफ वर्जी, नजरअंदाज, आइन के आर्टिकल 130 सबसेक्शन 8 की खिलाफ वर्जी, मगर आखिर में आके वो कहते हैं कि मुझे तो गवर्नर हाउस को वजीर आला बुज़दार का इस्तीफा ही कबूल नहीं हुआ, मौसूल नहीं हुआ, तो कैसे मंजूर कर सकता हूँ, इसलिए वजीर आला पंजाब का इलेक्शन का लदम करार दिया जाए। सर, कितना मैटर करती है ये रिपोर्ट जो गवर्नर पंजाब सदर को भेज रहे हैं? जनाब, ये बहुत बड़ा अहम मसला हुआ है पंजाब के अंदर, और मैं सबसे पहले एक और मैं क्लियर कर दूं कि इमरान खान के बारे में जो तासरात दिए जा रहे हैं, वो इमरान खान पाकिस्तान के इंतहाई पैट्रियोटिक और मोहब्बत वतन सियासतदान हैं, और वो जिस अंदाज से चल रहे हैं, इस अंदाज से चल रहे हैं कि कोई सियासी पार्टी उनको सवारी ना कर सके, और एक दूसरे पर बैलेंस रखने के लिए वो अपना मुतालबे कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, बैलेंस रखने के लिए कर रहे हैं। ठीक है। और कोई झगड़ा फसाद नहीं पैदा होगा, कोई गड़बड़ नहीं होगी, और ना किसी इदारे को हमला करेंगे। उनकी तबीयत में जदाली जरूर है, लेकिन जो बैठ के सोचते हैं तो पाकिस्तान के ही सोचते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, आपने फरमाया पंजाब के साथ, पंजाब का मसला जो है इस तरह हो गया कि इमरान खान का मैनिफेस्टो था, और उस मैनिफेस्टो के तहत ही वो इक़्तिदार में आए। उन्होंने कहा था जो करप्ट प्रैक्टिस करने वाले सियासतदान हैं, तो उनके खिलाफ उन्होंने 3-4 साल तक बड़ी शदीद बयानिया भी जारी किया, नैब भी गए, FIA गए, सारे केस गए, तो वो उनकी बात नहीं चली, और वो तमाम जो है मुकदमात जो है वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। अब वो पार्टी इक़्तिदार में आ गई है, तो ये इमरान खान का
जो मैनिफेस्टो है उसके नफी पे आ गया, उसके इनहराफ से करते हुए एक नया एक सिस्टम बन गया, तो वो अपनी वोटर्स को ये जगाने के लिए कह रहे हैं कि ना मैंने तो उनको तस्लीम नहीं किया, अंदर से तस्लीम कर लिया, आइन के तौर पे बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी इलेक्ट हो चुके हैं, लेकिन अब जो अभी हलफ नहीं लिया जा रहा है, प्रेसिडेंट पाकिस्तान है, फेडरेशन की अलामत है, अब वो हलफ के बारे में नहीं हो रहा है, तो मेरा अपना ख्याल यह है कि फिर इसका सबसे बड़ी अहम बात वो वक्त ले रहा, पास करना चाहते हैं और टाइम ले रहे हैं। ठीक है, तो ये टाइम लेने की मैं बिल्कुल क्विकली पीजे आपकी तरफ आना चाहूंगी, आखिरी 1 मिनट है मेरे पास, मुझे सिर्फ ये रिस्पॉन्ड कीजिएगा कि जब आप लोग ये कहते हैं कि टीम ऐसी और मुशीर ऐसे, तो सर एक हुकूमत ने 4 साल वक्त एक जमात ने गुजार लिया, तो स्टॉप सेट लीडर आएगा ना सर, या अभी भी हम ये कहेंगे कि बताने वाले सही नहीं और मशवरा देने वाले सही नहीं, तो बेहतरीन लोग रखे जा सकते हैं, तो इमरान खान किसकी बात मानेंगे? मतलब कहाँ आके फिर ये डिसाइड होगा कि वे टू गो क्या है? देखें, द वे टू गो ये है इस वक्त कि ये जो आपके पास इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, ये एक मैं समझता हूँ बड़े एक मुश्किल वक्त पे ये सेटअप हो गई हुई है। इनके रास्ते के अंदर सिर्फ एक बंदा है, इमरान तो आउट हो गया है पोलिटिकली, पोलिटिकली नहीं, बट आप कह लो कि एज फार एज गवर्नमेंट ही इज आउट, लेकिन प्रेसिडेंट जो है इस वक्त वो पीटीआई का है। ये गवर्नमेंट उसको इम्पीच नहीं कर सकती, इनके पास मेजॉरिटी कोई नहीं है, दे नीड एटलीस्ट 99 पीपल, वो इनके पास है कोई नहीं। द क्वेश्चन हियर अराइजेस, क्योंकि ये प्रेसिडेंट अब इनको तंग करेगा, हर कानूनी तरीके से तंग करेगा, वैसे तंग नहीं करेगा, और क्योंकि उसको आप हटा सकते नहीं है, कोई लेटर भेजोगे वो 2 महीने के बाद उसका जवाब दे देगा, कोई ये करोगे वो 2 महीने। शहजाद चौधरी साहब, इमरान खान सिर्फ अर्ली इलेक्शन मानेंगे और कुछ भी नहीं, कोई और रास्ता नहीं है फिलहाल यहाँ से आगे निकलने का, या फिर सड़कों पर रहेगा तमाम मामला? और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में डिक्टेटरशिप नहीं होती है, इसलिए कोई डिक्टेट नहीं करवा सकता। ठीक है, जो मेजॉरिटी पार्टी है वो पार्लियामेंट के अंदर वो लीडर ऑफ द हाउस बनता है, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होता है, उसकी कैबिनेट बनती है। अगर ये बुनियादी असूल किसी को समझ नहीं है तो वो सियासत छोड़ दे, और अगर वो समझता है तो उसको पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कैसे चलाई जाती है। ये प्रेसिडेंट ऑफ किसी मुल्क का प्रेसिडेंट नहीं चुना जाता, ये एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है, जो कि कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स का हेड होता है। वो अपने तौर पे कुछ भी नहीं है, वो ताकत तफवीज़ होती है कैबिनेट से, इस हद तक उसकी लिमिटेड किस्म की पावर्स हैं। बाकी जहाँ तक प्रेसिडेंट और गवर्नर साहब का ताल्लुक है, ये हमें याद रखना चाहिए, वो जो रोल अदा कर रहे हैं वो बिल्कुल विद इन लीगल टर्म्स होगा, डिले करेंगे, ये करेंगे, एक गंद मचाया जा रहा है, बेसिकली मलाइन किया जा रहा है, और उस बदकिस्मती से उससे जमहूरियत मलाइन हो रही है। अब वो किसी और शक्ल में भी मलाइन हो सकती है, कोई कहेगा देखें जी वो सिंध हाउस में क्या हुआ, बिल्कुल ठीक है, तो आप सिंध हाउस के बाद फिर 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करके और मलाइन कर लें जमहूरियत को, रहना भी जमहूरियत के नीचे, करनी भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और गंद भी क्रिएट करना। तो इसलिए कोई ना कोई शख्स पाकिस्तान में जब तक इन उसूलों को लेके उनको फॉलो नहीं करेगा, हम अपने निज़ाम को दुरुस्त नहीं कर सकते। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर नीयत का बहुत बड़ा दखल होता है। अगर आपकी नीयत ठीक हो तो आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को लेकर चल सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ एक डिक्टेटर के तौर पे आप सिर्फ अपनी मर्जी ही कराना चाहते हैं तो फिर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं चल सकती, या आप एक गलत सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो या तो 2/3 मेजॉरिटी ले आइए, एक रेफरेंडम कराइए जहां पर कि 2/3 मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान से रेफरेंडम के अंदर के प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा, और फिर मेरी मर्जी होगी कि मैं कैसे चाहूँगा हुकूमत को रन करना, फिर तो बात बनती है। लेकिन अगर नहीं तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में रहते हुए इस तमाम असूलों को और कवानीन को फॉलो करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। उम्मीद की जाती है हमारी सियासी जमातें और सियासतदान जो पार्लिमानी जमहूरियत में हुक्मरानी तो चाहते हैं, खुद इस जमहूरियत की रूह को भी समझने की कोशिश करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।